हेलो एंड वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड बाय टॉप रैंकर्स। और मैं हूं काकोली एंड आज हम डिस्कस करते हैं थोड़ा हाउ पावरफुल इज द सुप्रीम कोर्ट के बारे में। जब भी हम सुप्रीम कोर्ट को पावरफुल बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि उसके पास होती है जुडिशियल रिव्यू की पावर। ऑफ कोर्स जो भी लॉज पार्लियामेंट पास करते हैं उनको वो कैसे रिव्यू करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो रिव्यू का पावर दिया गया है जिसके बेसिस पे ही वो किसी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर पाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर होती है जो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, और कई बार ऐसे ऐसे अमेंडमेंट्स पास किए गए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को लिमिट करने की भी बहुत बार कोशिश की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लॉज जो है वो इम्प्लीमेंटेड ही रहे और सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के उसे वॉइड एंड नलिफाई ना करे। तो पार्लियामेंट ने ये भी कई बार किया है। तो ये जो टसल चलता था पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, इसके बहुत सारे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं। चाहे वो मेंटेनेंस राइट्स हो शाहबानो के केस में, जिसके बाद ऑब्वियसली मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ मैरिज राइट्स एक्ट ला दिया गया, या फिर हमने जो इमरजेंसी डिस्कस किए हैं कभी इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इमरजेंसी लागू की गई थी उस पे जो एडीएम जबलपुर वाले केसेस आए थे। और बेसिकली उस टाइम पे भी कई सारे अमेंडमेंट्स पास किए गए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को लिमिट करने के लिए। फाइन। तो अब हम समझेंगे कि एक्चुअली में जुडिशियल रिव्यू होता क्या है एंड हाउ पावरफुल इज आर एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली आर्टिकल 13, 32 टू 26 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये सारी चीजें इसमें आती है। और कैन द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन अ लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट? स्ट्राइक डाउन कर सकता है, यस, एंड दिस इज द पावर दैट मेक्स इट पॉसिबल। तो किसी भी लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना ये सिर्फ हायर कोर्ट्स की ड्यूटी होती है और उन्हीं के पास ये पावर है। आप कभी भी ट्रायल कोर्ट को नहीं देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टेट लॉ या किसी भी लॉ को वो स्ट्रक डाउन कर रहा है, ठीक है। जैसे सीपीसी में ही आप देख लो कि अगर जो सिविल कोर्ट्स होती है उन्हें कभी भी क्वेरी होती है किसी लीगल क्वेश्चन पे, वो अटक जाते हैं, या किसी स्टेट लॉ को उनको समझ नहीं आता कि कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो क्या करेंगे? तो बेसिकली वो रेफर कर देते हैं उस चीज को हाई कोर्ट को, तो जिसे हम रेफरेंस बोलते हैं। फिर हाई कोर्ट उसमें इंटरप्रिटेशन लगाते हैं, बताते हैं कि वो जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, और उसके हिसाब से ट्रायल कोर्ट को जजमेंट देना होता है। फाइन। तो इसलिए हायर कोर्ट्स की ही ये जिम्मेदारी होती है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू एग्जामिन वेदर एक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर्स, कि जो लेजिस्लेचर्स एग्जीक्यूटिव्स की जो एक्शंस है, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। जुडिशियल रिव्यू क्यों दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को? ये देखने के लिए कि जो भी लॉज पास कर रहा है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो वायलेट नहीं कर रहा, उसके फंडामेंटल राइट्स, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तो हैम्पर नहीं कर रहा। अब बेसिक स्ट्रक्चर में सारी चीजें आ जाती है, आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आपके इमरजेंसी प्रोविजंस, आपके सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट, सारी चीजें आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी चीज वायलेट नहीं कर सकती। फाइन। सो इफ अ लॉ और गवर्नमेंट एक्शन वायलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है। और ये कैसे करता है? जुडिशियल रिव्यू की पावर की वजह से। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो। पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, नो सिटीजन कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ये तो गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास है, जिसमें आप फ्रीली क्रिटिसाइज करने का भी आपको राइट होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको पब्लिक सेफ्टी या जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट होती है या पब्लिक ऑर्डर होता है, ये सबको आप नहीं टैम्पर कर सकते, लेकिन हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एक्सरसाइज करते हो, जिसमें आपको क्रिटिसाइज करने का भी राइट होता है। फाइन। अब दिस क्लियरली वायलेट्स आर्टिकल 19(1) है, जो कि है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब अ सिटीजन अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्टली जा सकते हो। जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है ना, तब आप सीधा सीधा रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में रिट्स खाली तभी फाइल होती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो। हाई कोर्ट में थोड़ा वाइडर स्कोप है, मतलब सिर्फ रिट्स नहीं, लीगल राइट के वायलेशन में भी आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी का होना जरूरी है, गवर्नमेंट की, जिसने आपका घर डिमोलिश कर दिया, इलीगल डिमोलिशन हो गया, म्यूनिसिपैलिटी ने कर दिया, तो उन सब केसेस में भी आप डायरेक्टली रिट फाइल कर सकते हो, जहां आप पेटिशनर कहलाओगे, ठीक है। तो a citizen approaches the supreme court, the court examines the law against the constitution। अब जो कोर्ट है वो देखेगा कि ये जो लॉ आपने पास किया है ये किसी फंडामेंटल राइट या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा, एंड द कोर्ट फाइंड्स इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वो लॉ जो है वो स्ट्रक डाउन हो जाता है, आपसे लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा ये सिंपल सा एग्जाम्पल है समझाने का। अब वेयर डिड जुडिशियल रिव्यू कम फ्रॉम, ये आया कहाँ से? तो देखो, जुडिशियल रिव्यू ना इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये यूएसए से स्टार्ट हुआ है, हमने वहीं से बोरो किया है, ठीक है।
जैसे मार्बरी वर्सेस मेडिसन का जो फेमस केस है, इस पे बहुत क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइन, तो यूएस का ये 1803 का केस है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस जो थे जॉन मार्शल, इन्होंने ये कहा था इसमें कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशरी टू से व्हाट द लॉ इज। ठीक है, जुडिशरी का काम ही होता है लॉ को इंटरप्रेट करना और बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये वायलेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो कोर्ट्स कैन डिक्लेयर लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, हम सबकी आइडियोलॉजी ही इसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन ही इज आवर आइडियोलॉजी, हम उसी को सुप्रीम मानेंगे। जुडिशियल रिव्यू बिकेम फंडामेंटल टू कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। इसके बिना तो कोई भी आर्बिट्ररी लॉ पास हो जाएगा वरना। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया की जब हम बात करें, सो अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसली स्टेट जुडिशियल रिव्यू। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बैराक में आपको जुडिशियल रिव्यू वर्ड नहीं दिखेगा एज सच, लेकिन इंस्टेड इट इज इन्फर्ड फ्रॉम सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में ये बस एम्बेडेड है, इम्प्लाइडली अटैच्ड है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने दे दिया है। फाइन, बाय द रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिड्यूस किया था। फाइन, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू फिर है क्या? तो कहीं भी ये वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन इसका जो पूरा बैकबोन है वो कौन से आर्टिकल्स है? एक है आपका आर्टिकल 13, ये फाउंडेशन ही है। ठीक है, कि लॉज जो है जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है उनको ऑटोमेटिकली वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जितने भी लॉज आपके कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स होने के पहले थे इंडिया में, ठीक है, तो वो जो लॉज है जब कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया, ठीक है, एनफोर्स भी हो गया, तो अब पता चला कि वो जो पुराने लॉज थे उनमें से कई सारे लॉज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि वो तब आए थे जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं इंडिया में। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स आ जाता है कि वो लॉज जो है अब छुप जाएंगे, पूरी तरह टर्मिनेटेड डिलीट नहीं होते लेकिन छुप जाते हैं, एक्लिप्स जैसे होता है, लूनर एक्लिप्स जैसे होता है वैसा। ठीक है, तो कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंट है वो बेसिकली वॉइड डिक्लेयर किया गया आर्टिकल 13 में। फाइन, फिर आर्टिकल 32 आया जिसको हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो रिट्स की बात करता है कि जब भी आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, रिट पिटिशन फाइल कर सकते हो। फिर 226 आता है जो हाई कोर्ट में रिट्स की बात करता है, और सिर्फ हाई कोर्ट का पावर बताते हैं कि सिर्फ वाइडर ज्यूरिसडिक्शन, रिट्स फॉर फंडामेंटल राइट्स और दूसरे लीगल राइट्स, जैसे कि कोई पब्लिक अथॉरिटी ने आपका घर डिमोलिश कर दिया, इस टाइप के केसेस, ठीक है, उनके अगेंस्ट में कि आप चाह रहे हो कि उनको, जैसे रिट्स में क्या आता है, मैंडेमस आता है, सर्श्योररी आता है, ये सारी चीजें रिट्स में आती है। तो दूसरे दूसरे लीगल राइट, जैसे मैरिज रिलेटेड कुछ हो गया, वो सारे आपके हाई कोर्ट्स में भी आप तब भी रिट फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब 137 आपका आता है सेल्फ रिव्यू, जो हमने मेरे एक वीडियो में बताया था मैंने कि रिव्यू पेटिशन इस आर्टिकल में आता है, कि जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसका खुद का जजमेंट, उसमें कोई एरर अपेरेंट है, कोई गलती हो गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट से, या कोई नया डिस्कवरी ऑफ एविडेंस हुआ, तो उस कंडीशन में वो अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं खुद। सुप्रीम कोर्ट ही अपने जजमेंट को खुद रिव्यू करेगा जब उसे पता है कि उसमें कोई गलती है। हाई कोर्ट्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपेक्स कोर्ट होता है, बड़ा कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स ओन जजमेंट फॉर एन एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड। फिर आता है आर्टिकल 245 एंड 246 जो आपकी लेजिस्लेटिव लिमिट्स की बात करता है। ये जो आर्टिकल्स है ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर्स बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट्स। ठीक है, तो आपका सेपरेशन ऑफ पावर भी बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ठीक, तो अल्ट्रा वायरस लॉज आर स्ट्रक डाउन, कि अगर पार्लियामेंट जो है वो जबरदस्ती स्टेट लिस्ट में कोई लॉ बना रहा है, जो आपकी लिस्ट दी हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, शेड्यूल 7 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें उस लिस्ट में जो जो लॉज दिए हैं, पार्लियामेंट उन्हीं लॉज पे लॉ बनाएगा जो यूनियन लिस्ट पे है, स्टेट गवर्नमेंट्स उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाएगी जो स्टेट लिस्ट में, और कॉन्करेंट में दोनों बना सकते हैं, और कुछ क्लैश हुआ तो फिर पार्लियामेंट का ओवरराइड कर जाता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में नहीं घुस सकता, स्टेट जो है वो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट में नहीं घुस सकता, तो वो बाइफर्केशन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो ये देखता है। फिर आर्टिकल 372 आपका है प्री 1950 लॉज के बारे में, ओल्ड लॉज सर्वाइव ओनली इफ कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल। फाइन, तो आपके की कुछ बेसिक बैकिंग जो मिलती है जुडिशियल रिव्यू को इन आर्टिकल से मिलती है। अब आपको थोड़ा सा टाइम लूंगी बताने के लिए कि टॉप रैंकर्स जुडिशरी गोल्ड लाया है CGADPO का 2026 का बैच, और यहाँ पे एडमिशंस ओपन हो गए हैं, आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हो। ये बैच 23 जून से ही स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्टार्ट वहाँ से हो गया, बट आपको ऑब्वियसली अभी बैच में आप एनरोल हो सकते हो अपने इस बैच में, एंड शाम 7 बजे से क्लासेस होती है, एंड आप एनरोल कर सकते हो। और इंक्वायरीज के लिए आप हमारे IVR नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसे सेव कर लेना, कस्टमर सपोर्ट टीम आपकी हेल्प कर देगी। बाइलिंगुअल क्लासेस होती है तो दिक्कत नहीं है, इंग्लिश या हिंदी की, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा, प्लस रिकॉर्डेड आपको GK GS के, जो कि GK है और GS के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। अब जहाँ जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस, इसे कैसे छोड़ सकते हैं हम? ठीक है, तो की डिस्टिंक्शन फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 21 भी, ये हम दो चीज़ों समझ सकते हैं। आर्टिकल 21 के अंदर भी जुडिशियल रिव्यू के कई सारे बैकिंग्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दोनों का खेल था। बेसिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता है जो हमने जापान से अडॉप्ट किया। इसका मतलब होता है कि जब पार्लियामेंट प्रॉपर तरीके से जब कोई लॉ पास करती है, कि आपका जो लॉ है वो बेसिकली पहले लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग वगैरह हो गई, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया, तो प्रोसीजर के थ्रू ही वो लॉ पास हुआ है, प्रॉपर मेजोरिटी के साथ ही पास किया गया है। दैट मीन्स वो जो लॉ है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में हम ये नहीं देखते थे कि वो जो लॉ, भले ही प्रोसीजर के हिसाब से ही लॉ बना है वो, लेकिन वो फेयर भी है कि नहीं, ये हम इस टाइम पे नहीं देखते थे। वो हमने देखना चालू किया जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने अडॉप्ट किया, ठीक है। कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस फेयरनेस, ठीक है, प्लस फेयर, कि वो लॉ फेयर भी है कि नहीं, या कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ओवरराइड तो नहीं कर रहा, ठीक। तो इसीलिए हाँ, कोई भी लॉ जो कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहा है वो इसके अकॉर्डिंग तो सही है कि वो लॉ, तो आप अगर सिर्फ इसके हिसाब से चलोगे तो फिर कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है वो प्रोसीजर के हिसाब से ही बनाया है पूरा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर एंड असेंट एंड ऑल। तो वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सही है, लेकिन वो जस्ट एंड फेयर है कि नहीं, उसके बदौलत जो कोर्ट्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जापान से हमने ये अडॉप्ट किया था, वेदर द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर हैज बीन फॉलोड, और ये लीगैलिटी ऑफ द प्रोसीजर पे ही फोकस था। फिर आया ड्यू प्रोसेस जो हमने यूएसए से अडॉप्ट किया, एंड ये चेक करता है वेदर द लॉ एंड प्रोसीजर आर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, तो ये प्लस फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। तो फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस ऑफ बोथ लॉ एंड प्रोसीजर को ये देखता है। तो बेसिकली आफ्टर मेनका गांधी का केस जो 1978 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि आर्टिकल 21 का जो प्रोसीजर है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल भी होना चाहिए। फाइन, मूविंग इंडियन लॉ सब्सटैंशियली क्लोजर टू ड्यू प्रोसेस, तो ड्यू प्रोसेस ही अब हम फॉलो करते हैं, ठीक। अब 3 टाइप ऑफ जुडिशियल रिव्यू होते हैं, लेजिस्लेटिव एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस और जुडिशियल डिसीजंस पे। तो वेदर लॉज पास बाय पार्लियामेंट या स्टेट कंप्लाई विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये चेक करता है कोर्ट लेजिस्लेटिव एक्शंस के अंदर। फाइन, तो अ लॉ वायलेटिंग आर्टिकल 14 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे, ये आपका बढ़िया एग्जाम्पल है। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, बेसिकली वेदर एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्रीज, पुलिस एंड अथॉरिटीज आर लीगल एंड रीजनेबल, जो भी पुलिस कर रही है, ठीक है, मिनिस्ट्रीज जो भी एक्शंस कर रही है, क्या वो रीजनेबल है? तो ऑब्वियसली यही क्वेश्चन जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी आ ही रहा है कि जो पुलिस एट्रोसिटीज अगर वहां हुई, तो जो प्रोटेस्ट में भी जो एक्सेसिव फोर्स भी क्या पुलिस जो यूज कर रही है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जिससे ये सारी चीजें कि जो एक्शंस है पुलिस की, गवर्नमेंट की एंड ऑल अथॉरिटीज की, क्या वो रीजनेबल है, तो बिल्कुल कोर्ट देख सकता है, सुन सकता है। फाइन, अब जैसे लाइसेंस कैंसिल विदाउट ड्यू प्रोसेस, ये क्वेश्चन कर देगा कोर्ट। फिर आपका जुडिशियल डिसीजन, जुडिशरी में रिव्यू इट्स ओन पास्ट जजमेंट्स, खुद ही के पास्ट जजमेंट्स को वो बिल्कुल रिव्यू कर सकता है, रिव्यू पिटिशन फाइल होती है जो उसी के लिए होती है, ठीक है। सो जहां पे भी एरर अपेरेंट दिखता है वहां पे वो कर सकता है, ठीक। सो व्हाई डज जुडिशियल रिव्यू मैटर? बस ये सिंपल सी चीज है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम रहे, कोई भी उसे ओवरराइड ना कर पाए, फंडामेंटल राइट्स आपके प्रोटेक्टेड रहे, अब्यूज ऑफ पावर को वो चेक कर सके लेजिस्लेचर्स या एग्जीक्यूटिव्स की, एंड फेडरल बैलेंस मेंटेन कर सके कि यूनियन और स्टेट्स एक दूसरे के लिस्ट में ना हैम्पर करे, रूल ऑफ लॉ मेंटेन्ड रहे, ठीक है, एवरीवन शुड बी बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल इंडिपेंडेंस प्रिजर्व्ड रहे, कि जुडिशियल रिव्यू ही नहीं रहा तो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो बता ही नहीं पा रहा है। फाइन, प्रिवेंट्स आर्बिट्ररी एक्शंस जो भी हो रहे हैं, एंड ऑल 7 वर्क टुगेदर टू कीप कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम, बस यही है जुडिशियल रिव्यू का फाइनल ऑब्जेक्टिव। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ मेन हमारा आंसर था हाउस कि इज सुप्रीम कोर्ट पावरफुल, यस, एंड हाउ, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू जैसा पावर है जो उसने खुद इंटरप्रेट करके कॉन्स्टिट्यूशन को निकाला है, कोई भी एक्सप्रेसली लिखा नहीं है कहीं पे भी, पर उसने खुद ही इसको इंटरप्रेट किया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।